नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देश में मानसून दस्तक दे चुका है, बारिश ने भी दस्तक दे दी है, जिसके चलते मौसम का पारा गिर गया है। लेकिन सियासी पारा अभी से सातवें आसमान पर है, क्योंकि चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट होकर रणनीति पर रणनीति बनाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी 2023 और 2024 के सियासी पिच पर अभी से बैटिंग करने में लगी हुई है। दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का भी सियासत अब शुरू हो गया है। विपक्ष पर मोदी अटैक पर हम करेंगे आज विस्तार से चर्चा। दो 2023 में मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद में लगभग 3000 यूथ एक्सपर्ट और 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया। वहीं 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 64,000 से ज्यादा बूथ पर प्रभारी और पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिकता संहिता, ट्रिपल तलाक से लेकर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलाया जाए इसके विषय में भी प्रकाश डाला है। मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि समान नागरिकता संहिता बनाओ, वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जनमानस पर बार बार और जिस तरीके से प्रहार किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, साथ ही जितने भी चोर हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि घोटालेबाजों पर भी कार्रवाई की गारंटी देता हूं। इसके बाद उन्होंने ट्रिपल तलाक को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी तलाक बंद हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 तलाक मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग 3 तलाक की वकालत करते हैं वो वोट बैंक के भूखे हैं। वहीं उन्होंने समान नागरिकता को लेकर भी अपनी बात कही है, यानी 2023 और 2024 एक साथ साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो वहीं अब हम आपको दिखाएंगे तो बीजेपी के चुनाव को लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। चलिए आपको सुनवाते हैं। ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है।
हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि विपक्ष कौन कौन से मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, कौन कौन से मुद्दे पर विरोध कर रहा है। तो विपक्ष लगातार अपना विरोध जता रहा है, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ग्राफिक आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड में फ्लैश, ये देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि यूसीसी लाओ, ये तैयारी है। अब ये विपक्ष, मोदी का ये कहना है, विपक्ष लगातार अपनी बातें रख रहा है, यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा है। पूरी तैयारी, अब यूसीसी की बारी है। और इसके अलावा एक परिवार में 2 नियम चलेंगे क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सवाल किए हैं। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो संविधान में समान अधिकार की बात, और इसके अलावा बात किया जाए विपक्ष की, तो लगातार बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि यूसीसी लाओ, ये लेकिन अभी भी विरोध किया जा रहा है। तो यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूसीसी पर लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। एक परिवार में 2 नियम चलेंगे क्या, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल पूछा है। तो 3 तलाक का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। और आपको बता दें कि मिस्र ने 90 साल पहले 3 तलाक खत्म किया था। पीएम मोदी ने यह भी अपने संबोधन के दरमियान कहा है कि 90 साल पहले ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया था। पसमानदा मुस्लिम राजनीति के शिकार, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पसमानदा मुसलमान के साथ भेदभाव हुआ है, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। यानी पसमानदा मुसलमानों को भी साथ लेकर चलने की अब कहीं न कहीं बातें हो रही हैं। चलिए अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री जी हमेशा विपक्ष की तरीके से अपना व्यवहार जनता के सामने लाते हैं। एक तरफ मणिपुर को जलते हुए 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उस पर वो नहीं बोल पाते हैं। क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? इस देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के नेताओं ने अपने प्राणों को बलिदान दिया, लेकिन देश को एक रखा। उस पर तो बोलना चाहिए। ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, विशालकाय देश है, जिसमें विभिन्न मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। देश का संविधान इन्हीं मान्यताओं और परंपराओं से मिलकर बना है। यूसीसी बाध्यकारी नहीं है, ये देश का संविधान कहता है। 21वें विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल देश में यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। 22वां विधि आयोग वो फिर से जनता से राय मांग रहा है, और जब वो विधि आयोग अपना कोई निर्णय लेगा तो समाजवादी पार्टी उस पर अपना पक्ष जरूर रखेगी। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवा देते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। राघवेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं राघवेंद्र जी आपसे कि विपक्ष को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अब जुट गए हैं। 2024 की तैयारियां, 2023 की तैयारियां एक साथ। नहीं, देखिए, विपक्ष को साधने की आवश्यकता ही नहीं है। ये लोग सीजनल एकता इनकी रहती है। जब चुनाव का मौसम आता है, ये लोग गलों में बाहें डालने का प्रयास करते हैं। चुनाव निकल जाता है, एक दूसरे में झगड़ा करने लगते हैं। पूरा देश ने ये देखा, पूरा उत्तर प्रदेश ने ये बातें देखी जी। इस प्रकार का प्रयास 2014 में भी किया गया था, 2019 में भी किया गया था। सौरभ जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, पश्चिम बंगाल में इस प्रकार का प्रयास किया गया था, जो बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, मुझे अभी याद है। इसमें ये जो आपके बिहार वाली बैठक से कई जाना नेता वहां इकट्ठे हुए थे जी। सभी लोगों ने हाथों में हाथ डाल करके कसमें खाई थी, कहा था ये 2019 वाला लोकसभा चुनाव है, इसमें हम ही सब लोग एक रहेंगे। फिर उसका परिणाम क्या हुआ था? वास्तव में ये लोग जो एक गोलबंदी कर रहे हैं, वो अपने अपने पापों को छुपाने के लिए कर रहे हैं।
चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, लंबी श्रृंखला है। इन सब लोगों ने इतने पाप किए हैं, ये सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर केंद्र में सरकार रही, एनडीए की अगर केंद्र में गवर्नमेंट है, तो निश्चित हम लोग किसी न किसी रूप में जेल में जाएंगे जी। लालू यादव पूरे देश ने देखा किस प्रकार से चारा घोटाला सहित कई घोटालों में फंसे हुए थे। राहुल गांधी आज की तारीख में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके दामाद श्री तीनों नेशनल हेराल्ड केस जमानत पर हैं। केजरीवाल, इनके क्या कहने, जो अपराध को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार में आए, अभी जुमा दिन 15 साल नहीं हुए, इनके 2 मंत्री जेल में हैं, 18 विधायक मंत्री जेल जाके वापस आ चुके हैं। इसी प्रकार से अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इनके पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अशोक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि विपक्ष पर मोदी अटैक, मोदी ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है मध्य प्रदेश की धरती से कि बूथ को मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, क्या कैसे देखते हैं? जी सर, मैं इस पर आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैंने देखा कि मोदी जी की स्पीच में एक शब्द आया है, बड़ा विशेष शब्द आया, गारंटी। बहुत बढ़िया शब्द आया, इस तो उन्होंने अपनी बातें रखी भी। आज मैं गारंटी पर यह कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र में हो, प्रदेश में हो, आज वो गारंटी है महंगाई की, आज वो गारंटी देती हैं बेरोजगारी की, आज वो गारंटी है भ्रष्टाचार की, आज वो गारंटी है कोई भ्रष्टाचारी उनके पार्टी में आ जाए उसको वॉशिंग मशीन में धुल देने की जी। आज वो गारंटी है लचर कानून व्यवस्था की, आज वो गारंटी है लचर शिक्षा व्यवस्था की, और आज वो गारंटी है लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की। आज वो गारंटी है कि किसानों का कर्ज तो माफ नहीं करेंगी, लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों का कर्ज जरूर माफ करेंगी, और बहुत बड़ी मात्रा में माफ करेंगी। इस तरह से पूरी जनता देश की त्राय कर रही है। आज वो गारंटी है लोगों को जातियों में, धर्म में, और यहाँ तक कि पसमानदा और गैर पसमानदा में विभाजित करने पे उतर आई हैं। आज वो गारंटी है पिछड़ों के, दलितों के हक को मारने का साजिश करने की। ठीक है। और आज वो गारंटी बन गई है जनता को तबाहो बर्बाद करके छल और फरेब करने की। आज ये तमाम गारंटी सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को ही दिखाई देती है, जनता को नहीं दिखाई दे रही है क्या? लगातार जनता को दिखाई दे रही है। आप बात सुनेंगे अगर अच्छे से? नहीं, बिल्कुल मैं सुनूंगा, सुनने के लिए आपको बुलाया है। कर्नाटका में बजरंग बली का घोर नारा देने के बाद भी मोदी जी का चेहरा फेल हो गया। हिमाचल में मोदी जी का पूरी प्रतिष्ठा लगाने पर चेहरा फेल हो गया। शुरुआत हो गई है भाजपा के उल्टी गिनती की, और ये मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। आज घबराई हुई है पूरी भाजपा। चलो ठीक है, पूरी भाजपा इस समय मीटिंग भाजपा घबरा गई है। राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्या सोचते हैं? राज जी, आप भी यही सोच रहे हैं क्या कि भाजपा घबरा गई है? ये भाजपा घबरा गई है, बिल्कुल धाराशायी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मुझे बता दीजिए कि 9 साल में उन्होंने कोई भी एज ए प्राइम मिनिस्टर कोई एक्ट किया हो? वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह एक्ट करते हैं। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री अगर इलेक्शन में लगे रहेंगे, आपको प्रधानमंत्री बनाया गया देश के लिए काम करने के लिए, आप अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। आप बताइए ना कि नरेंद्र मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर होने के नाते अपनी पूरा जो फायदा देते हैं। अगर आप लोग जैसे कहते हैं कि वो बड़े अच्छे हैं, दुनिया कह रही है, तो मैं ये कह रहा, अच्छे होने से क्या फायदा? अरे घर में एक लड़का अच्छा है लेकिन बेकार, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, कोई प्रोडक्टिव नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हमारे देश को फायदा क्या है? मेरे घर को फायदा क्या है? आप जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, आप कहते हैं, एक तो सबसे बड़ा आपत्ति है मुझे, आप लोग ये लोग ये कहते हैं अगर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, तो प्रचार भी तो उन्हीं के लिए करेंगे, उन्हीं के नेता हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री, एक और मेरी बात सुनिएगा, प्रधानमंत्री होते हुए हमारे पूर्व में काल में आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्रियों ने किसी भी सरकार रही, कितने प्रधानमंत्री जाते थे, गिनी चुनी रैली करते थे, कर सकते थे, मगर ये तो हमेशा चुनाव में लगे हुए। अभी वाराणसी में ठीक है, आप लोगों ने जो बातें कही, राजनीतिक विश्लेषण अरविंद जी हमारे साथ है, अरविंद जी बताएंगे इसका एक विश्लेषण। अरविंद जी, मैं आपसे चाहूंगा, अभी आपने हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना, अशोक जी को और राज जी को,
और राघवेंद्र जी को भी आपने सुना। सर, आपका एक विश्लेषण चाहूंगा, किस तरीके से विपक्ष का मोदी अटैक है, क्या वास्तव में आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश देने की कोशिश की एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं? सौरभ जी, प्रधानमंत्री जी के संबोधन को कम से कम 3 आयाम में देखा जाना चाहिए। एक तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसके पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और ये माना जा रहा है कि यह सत्ता का सेमीफाइनल है जी। और यह ऐसे समय में हो रहा है जब विपक्ष जो है लामबंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी इन 5 राज्यों के जो निष्कर्ष आएंगे, निसंदेह जो है एक परसेप्शन गढ़ा जाएगा 2024 के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बाजी मार ले जाती है तो विपक्ष की सारी लामबंदी धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन अगर कहीं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से और दक्षिण के राज्य तेलंगाना में अगर भारतीय जनता पार्टी के बाजी हाथ नहीं लगती है तो 2024 की लड़ाई एक बहुत बड़ा विरोध का प्रस्तावना तैयार हो जाएगा जी। अब देखिए कि मध्य प्रदेश को क्यों ही रखा गया है। मध्य प्रदेश भाजपा का जो है प्रयोगशाला रहा है और महत्वपूर्ण बात यह कि कुशाभाऊ ठाकरे साहब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसी समय से मध्य प्रदेश में जो बूथ स्तर पर जो मजबूती है देश के किसी अन्य राज्यों में नहीं है जी। पहली चीज। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश का आप 2018 विधानसभा का चुनाव देखेंगे तो 0.1% का अंतर से 56 सीटों का अंतर आया है। यानी 230 जो टोटल सीटें हैं उसमें भाजपा जो है 109 सीटें पाई और 114 सीटें कांग्रेस पाई। मजेदार बात यह कि कांग्रेस का वोट शेयर भाजपा से 0.1% कम रहा, बावजूद वो सरकार बनाने में सफल रहे। तो चूंकि लेकिन जब आप 19 में लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी 29 में 27 सीटें जीतने में 28 सीटें जीतने में कामयाब रहे जी। मजेदार बात यह कि भाजपा विधानसभा में 109 सीटें पाती है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 208 विधान सीटों पर बढ़त बना लेती है। तो मध्य प्रदेश के जरिए प्रधानमंत्री जी जो है राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दों को छूने की कोशिश की है। अब देखिए जो यूसीसी का मसला है वो बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। आप सरला मुद्गल बनाम भारत संघ का देख लीजिए, जानवता मल्लम बनाम भारत संघ का देख लीजिए। तो इसके जरिए पसमानदा मुसलमानों को जिस तरह से विपक्ष जो है घेराबंदी के जरिए, तुष्टीकरण के जरिए अपने ठीक है, इसका जवाब मैं राघवेंद्र जी से लूंगा। राघवेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ पूरा विपक्ष एक तरफ लामबंद हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी अकेले खड़ी है। पटना में आपने देखा किस तरीके से सभी विपक्षी दल एक हुए, शिमला भी अभी एक बैठक होने वाली है। तो किस तरीके चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? एक तरफ सब लोग, एक तरफ सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, इस प्रकार की जो एकता है ये हमेशा हर लोकसभा चुनाव से पहले दिखाई देती। मैंने चाणक्य नीति पढ़ी थी जी। चाणक्य नीति में यह बताया गया है जो विजयी होने वाला दल संपूर्ण पक्ष को ऐसा प्रयास करे कि वो एक तरीके से दिखाई पड़े, एक मत दिखाई पड़े, एक दिखाई पड़े। निश्चित रूप से ये हमारा काम जो है विपक्ष खुद करे दे रहा है। सीधे सीधे ये सब लोग राजनीतिक खलनायक के रूप में देश के सामने है। इन सब लोगों की राजनीतिक स्थितियां क्या है? कांग्रेस आज की तारीख में किस स्थिति में खड़ी है? उत्तर प्रदेश क्यों? आप बताएं कहाँ पे आप जी। ठीक है, मेरी बात होने दीजिए भाई। सपनों में जी रहे हो लोकसभा सीट। चलिए ठीक है, राजीव सुन लीजिए, राजीव सुनिए, आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। ठीक है, आप सुनिए, फिर अगर आपको कोई बात से आपत्ति है तो आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, जल्दी बोलिए राघवेंद्र जी। मैं ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की नजर से ही अगर हम देख लेते हैं आज की तारीख में कहाँ है कांग्रेस पार्टी? अमेठी और रायबरेली में एक सीट हार गई जो इनकी परंपरागत सीटें रही है। अमेठी हार गई है और इनके जो मुखिया है राहुल गांधी वो वायनाड से चुनाव लड़ने जाते हैं। अखिलेश यादव का है 2 लोकसभा वाली राजनीतिक पार्टी। चले ठीक है, जो आगे परंपरागत सीटें ठीक है। राजीव में आपसे जवाब, ठीक है, राघवेंद्र जी आपकी बात आ गई। अब थोड़ा सबसे सवाल पूछ लेता हूं क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। राजीव, मेरा एक सवाल कि आप सभी विपक्षी एक तो हो जाएंगे, अगर क्या मतभेद हुआ तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि बहुत सारे फहरिस्त बहुत लंबी है और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। राजी, एक्चुअली मैं एक बात कह दूं, ये सब ये भारतीय जनता पार्टी का करा हुआ है। कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, एकता कैसे होगी, लड़ेंगे झगड़ेंगे। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपको मुतमईन कर दूं, जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं सब चाहती हैं कि देश का एक कल्याण हो,
देश बर्बादी से बचे, इसलिए सब में एका है और प्रधानमंत्री का भी तय हो जाएगा। 2004 से लेकर 2014 तक आप लोगों ने क्या देश की दुर्गति की थी? राज शर्मा जी अपने प्रधानमंत्री कहा करते थे देश के संसाधनों पर पहला चलिए, है। 2004 से लेकर 14 से मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। आपकी पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री बन गए, आप लोगों ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अश्विनी तिवारी जी के पास मैं जाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, राजीव आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। राजीव आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट कीजिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे। जी जी आपने क्या बना? चलिए ठीक है, लगता है टेक्निकल इशू की वजह से आपको थोड़ी आवाज नहीं आ पा रही। अशोक जी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा, ये जो विपक्षी एकता है ये क्या कारगर हो पाएगा? जो ये महागठबंधन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, एक तरफ सिर्फ मोदी, दूसरे तरफ से 15 पार्टियां एक साथ खड़ी हैं। जी देखिए, जो भी पार्टियां एक साथ खड़ी हैं वो मजबूती से खड़ी हैं, पहली बात ये। और अभी एक मीटिंग और बाकी है, उसमें चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ। अब जहां तक सवाल मोदी जी का है और भाजपा का है, उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। हाँ। माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से ये समझ चुके हैं कि उनकी उल्टी गिनती देश ने शुरू कर दी है। अच्छा। ये स्पष्ट है बिल्कुल, ये हिमाचल और कर्नाटक से उनको स्पष्ट संदेश चला गया है। अब आगे देखिए कि वो जो आने वाले विधानसभा चुनाव 23 में है और जो 24 में चुनाव हारने जा रहे हैं, उसके मद्देनजर अब वो अपने को किसी तरह से गिरे पड़े तरीके से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं पसमानदा गैर पसमानदा, कोशिश कर रहे हैं कि जो है 3 तलाक के जरिए मुस्लिम महिलाओं को हंसा दें, कोशिश कर रहे हैं वो कॉमन सिविल कोड को जो है एक हवा खड़ा करना पूरे देश में चुनाव के मद्देनजर। जबकि जो है ये सारी चीजें ये बताती हैं साफ कि जो मुख्य मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की दुर्गति, आज स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलना, किसानों का कर्ज में डूब जाना, आए दिन हत्याएं आत्महत्याएं होना, देश को बर्बाद होने के कगार पर खड़ा कर देना और अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देना, जो ये चीजें हैं, इन मुद्दों से, मूल मुद्दों से हटाने के लिए कॉमन सिविल कोड। जबकि हमारे देश में संविधान ने, बाबा साहब ने जो दिया, सिविल कोड पूरी तरह से है। हमारा देश विविधताओं का देश है, जो है थोड़ी थोड़ी दूर तक दूर पर संस्कृति बदल जाती है। चलिए ठीक है, आगे आपकी बात। ठीक है अरविंद जी, मैं आपसे ठीक है अरविंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये एक तरफ मोदी वर्सेस विपक्ष हो गया है, एक तरफ पूरा विपक्ष, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। कि क्या नजर आ रहा है, क्या विपक्ष में जो एकता है वो चल पाएगी या सिर्फ एकता रहेगी, चुनाव के बाद मामला गड़बड़ हो जाएगा? अभी तो दम भर रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव है 2024 में। क्या आपका विश्लेषण है? सौरभ जी देखिए, गुलाब बांटने से मोहब्बत होती तो माली सारे शहर का महबूब होता। सवाल सिर्फ एकता का नहीं है, सवाल यह है डिलीवर करने का है। चलिए मान लिया कि स्टालिन जो है तमिलनाडु में सब पूरी सीट जो है 39 दे देंगे जी, आपका जो है उड़ीसा में मान लीजिए बिजू पटनायक दे देंगे, इसी तरह ममता बनर्जी दे देंगी, बिहार में आरजेडी और जेडीयू मिल करके दे देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगभग 200 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ती है। उसमें आप देखेंगे आंकड़ा तो करीब 85 से 90% सीटें बीजेपी जीत जाती है, फिर कांग्रेस वो डिलीवरी कैसे देगी? बिल्कुल, अब यही बात होगा कि कैसे साधेंगे। चलिए राघवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राज शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसे में सवाल यही, बड़ी बहस में हमने ये जाना और समझा कि विपक्ष पर मोदी अटैक, क्या एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ताल ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ पूरा विपक्ष, 15 पार्टियां हैं। क्या अगर विपक्ष एक साथ हो जाएगा कि ऑल इज वेल हो जाएगा? क्या एक साथ विपक्ष लड़ने के बाद बीजेपी को हरा पाएगी या बीजेपी की रणनीति मजबूत होगी? बहरहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।